अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आर्टिकल है 2 पॉइंट्स के ऊपर। एक बेटे है मॉलिक्यूलर आयन और नंबर 2 पे है रिलेटिव एटॉमिक मास। एज ऑलरेडी वी नो दैट व्हाट इज़ एन आयन। तो आयन्स क्या होता है? आयन होता है वो स्पीशी जो कैरी करे पॉजिटिव चार्ज या बेटे नेगेटिव चार्ज। अगर आप यही चीज़ मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई कर दें तो वो क्या चीज़ बन जाती है? मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन किसे बोलते हैं? इफ़ ए मॉलिक्यूल कैरी पॉजिटिव और ए नेगेटिव चार्ज देन इट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जांपल H2O के ऊपर +1 है, N2 के ऊपर -2 है, O2 के ऊपर भी -2 है, CH4 के ऊपर +1 है। यहाँ पे ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि मॉलिक्यूल अगर होगा तो मॉलिक्यूलर आयन बनना है। अगर आपके पास मॉलिक्यूल ही नहीं है तो फिर वो बेटे मॉलिक्यूलर आयन नहीं बनता होता। मिसाल के तौर पे आप इस प्लस को और इस माइनस को ख़त्म करके देखें तो आपने H2O इसके ऊपर प्लस ख़त्म कर दिया, हमने अज्यूम किया पहले। जब आप प्लस ख़त्म करते हैं या माइनस ख़त्म करते हैं तो H2O बेटे आपने पढ़ा हुआ है। सिमिलरली अगर आप -2 को इसमें से ख़त्म करें तो N2 इट इज़ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नीचे अगर आप देखें हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन, ये बेटे मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। कोई आपसे पूछ सकता है जी ऐसा क्यों है? तो बेटे आप इसका प्लस ख़त्म करके देखें। जब आप इसका प्लस ख़त्म करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि H3O, किसी बच्चे ने कभी H3O नहीं पढ़ा, जब भी पढ़ा होगा H3O प्लस पढ़ा होगा। सिमिलरली अगर आप NH4 के ऊपर देखें +1 है, अगर आप इसका प्लस ख़त्म करें तो ये NH4 बनता है और NH4 कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। NH4 की बजाय कौन सा मॉलिक्यूल होता है? NH3। क्लियर? ये बात याद रखें, इन दोनों में से कोई एक आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में या बेटे इंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है। फिर सवाल पैदा होता है कि मॉलिक्यूलर आयन की कितनी किस्में हैं? तो बेटे 2 आपको नज़र आ रही हैं। एक कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है और एक कौन सा है? एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनेगा? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाता है मेथड, आप किस मेथड से जो है वो मॉलिक्यूलर आयन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेटे आपके पास 3 मेथड्स हैं, बाय यूजिंग एक्स रेज, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या अल्फा रेज। ये तीनों मेथड जो हैं ये हाई स्पीड होते हैं। इसका मतलब क्या है? आप इसमें हाई एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। सपोज़ हमारे पास इन तीनों में से एक ले लेते हैं, दिस इज़ दी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन चूँकि हाई स्पीड है, दिस इज़ ए हीलियम मॉलिक्यूल। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हाई स्पीड होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? नॉकआउट कर देगी। जब ये बाहर निकाल देगी तो कौन सा आयन बनेगा? पॉजिटिव। यही वजह है कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स बेटे क्या होते हैं? कम मिकदार में होते हैं। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स या एनायनिक मॉलिक्यूलर, ये बात नहीं है कि आप एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स नहीं बना सकते, बना सकते हैं। आप इसकी स्पीड क्या कर देंगे? स्लो। फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? वैलेंस शेल में जाके ऐड हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस। आपको मॉलिक्यूलर आयन से मिलता क्या है? आपकी मॉलिक्यूलर आयन का आर्टिकल पढ़ लेने के बाद आपको इसका बेनिफिट क्या है? तो बेटे जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स किसे बोलते हैं? वो कंपाउंड्स
जो आप लिविंग थिंग्स से लेते हैं उनके स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े होते हैं, तो उनकी स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन जो है वो कैसे की जाती है? थ्रू मॉलिक्यूलर आइंस। तो मॉलिक्यूलर आइंस जो हैं इनको हम यूटिलाइज करते हैं किस काम के लिए? लिविंग थिंग्स में मौजूद जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनकी स्ट्रक्चरल इलूसिडिएशन के लिए। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? ये आप लोग ऑलरेडी ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है दैट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन एटम विच इज टेकन एज 12। यहाँ पे हमारे पास जब भी कोई एटम आएगा किसी भी एलिमेंट का, हम उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? कार्बन 12 के साथ। यहाँ पे फिर बच्चे सवाल पूछ लेते हैं कि सर वाई वी यूज़ कार्बन 12? तो इसका बड़ा सादा सा जवाब, कार्बन 12 जो है ये वो आइसोटोप है हमारे पास कार्बन का जो सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो मास होती है ये 4th डेसिमल पॉइंट तक किस में होती है? होल नंबर में। क्लियर? अच्छा जी, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल दी जाती है जी 1.008 AMU ऑफ हाइड्रोजन। ये बात याद रखें, हमारे पास ये जो AMU है ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है। अगर आप नीचे देखें मैंने लिखा है 1.008 ग्राम पर मोल। ऊपर और नीचे फिगर्स डिजिट्स सेम है, फ़र्क क्या आ रहा है? नीचे हमारे ऊपर जो है वो AMU है, नीचे हमारे पास क्या है? ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो है उसमें एक एटम जो है वो हाइड्रोजन का मास है, जो नीचे वाला है उसमें 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है उनका मास है। अब आते हैं जी एटॉमिक मास यूनिट जो ऊपर हमने लिखी है, ये होती क्या है? 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम, मीन कार्बन 12 के हमने कितने हिस्से किए? 12। उसका एक हिस्सा क्या कहलाता है बेटे? एक AMU। फिर आपके पास आ जाता है AMU को आप ग्राम के साथ कैसे रिलेट करते हैं? तो इसका आंसर है 1 AMU इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। फिर बच्चे सवाल पूछते हैं सर वाई वी यूज़ रिलेटिव एटॉमिक मास? तो बेटे रिलेटिव एटॉमिक मास आप क्यों यूज़ करते हैं? इसका जवाब है हमारे पास masses of atoms are extremely small and we have no any balance for the measurement of such an extremely small masses. That's why we have to relate with some standard. क्लियर होगी बात? अब आ जाते हैं हमारे पास ये जो आपके पास है एक AMU का जो है वो बेटे फॉर्मूला ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर है? रिलेटिव एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू मास ऑफ an atom of an element divided by 1/12 the mass of C12 which is taken as 12. For example, हमारे पास 12 AMU ऑफ C, इसको इक्विवेलेंट लिया जा रहा है जी 24 AMU ऑफ Mg।
यानी हमारे पास जो कार्बन 12 है और अगर मैग्नीशियम है, इसको आपस में कैसे रिलेट किया जाए। हमारे पास कार्बन 12 का एक एटम अगर आप लें तो आपने देखना है वो मैग्नीशियम के एक एटम से कितने गुना हल्का है। तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दें, हमारे पास आएगा 1 AMU ऑफ C, इट इज़ इक्वल टू 2 AMU ऑफ Mg। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास कार्बन का एक एटम मैग्नीशियम के एक एटम से कितने गुना हल्का है? 2 गुना। या मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एक एटम से कितने गुना वजनी है बेटे? 2 गुना। अगर आप कार्बन 12 को हाइड्रोजन के एक एटम से कंपेयर करें तो राउंड अबाउट कार्बन 12 का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कितने गुना वजनी होगा? 12 गुना। क्लियर होगी बात?